हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने देखना स्टार्ट किया हुआ है इंटरसेल्यूलर सेल सिग्नलिंग के बारे में और इसके अलग अलग पैरामीटर की स्टडी हमने कर ली है। आज के इस इंपॉर्टेंट व्हाइट बोर्ड सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग के रेस्पेक्ट में रेगुलेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, यानी कि दो अलग अलग सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग, तो वहां के कुछ पार्ट और यहां के कुछ पार्ट काफी कुछ आपस में सिमिलैरिटी नजर आएंगे, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं सिग्नलिंग के बेसिक स्टेप्स की, तो उसमें यह होता है कि वो चीजें कैसे कैसे होती हैं, किन किन चरणों से होकर के पूरी होती हैं। और जब हम बात करते हैं आज के टॉपिक यानी कि रेगुलेशन की, तो इसका मतलब यह होता है कि उन चरणों को, उन स्टेप्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं। एक सिंपल सा घरेलू एग्जांपल लेते हैं ताकि आप समझ सकें। स्टेप्स का समझ लेते हैं पहले कि अगर आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पे आपको गर्मी लग रही है और आप चाहते हैं कि आप पंखा चालू करें जिससे गर्मी दूर हो सके, तो आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे या क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके अल्टीमेटली पंखे को ऑन करेंगे। आप जहां भी बैठे होंगे वहां से उठेंगे, ये आपका पहला स्टेप हो गया। आप बिजली के बोर्ड के पास पहुंचेंगे, उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद जो करंट फ्लो होगा स्विच से आपके पंखे की ओर होगा, पंखा चलने लगेगा और पंखे की हवा से आपकी जो गर्मी है वो काफी कुछ शांत होने लगेगी। तो ये आपका बेसिक स्टेप्स हो गया। जबकि आज के टॉपिक में अगर मैं ये डिस्कस करना चाहूं रेगुलेशन का असल मतलब क्या होता है, तो ये है कि आपने पंखा चालू करके आ गए, अपनी जगह पे बैठ गए, लेकिन आपको लगता है या आपने ये देखा कि गर्मी तो बहुत है बट पंखा 1 या 2 की स्पीड में ही चल रहा है, जिससे आपका काम नहीं बनने वाला। आपको गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसके रेगुलेटर को रेगुलेट करके आप पंखे की स्पीड बढ़ा दोगे, यानी कि आप स्विच बोर्ड तक पहुंचेंगे, उसको टर्न करेंगे, उससे उसकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी गर्मी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने गर्मी ज्यादा होने के कारण से उसकी स्पीड को बढ़ाई। तो यहां पे आपने क्या किया, पंखे को अपने नीड के अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया। इसका उल्टा देख लेते हैं कि अब आपको थोड़ा सा गर्मी शांत होगी, फिर धीरे धीरे ठंड लगने लगी या गर्मी कम होने लगी, तो आपको वो चीजें ज्यादा लगी, हवा ज्यादा लगी, तो आपने अपने रेस्पेक्ट में फिर से वही स्टेप्स को फॉलो किया। उठे, गए, बिजली के बोर्ड तक पहुंचे, स्विच को कम किया या रेगुलेटर को चेंज किया, उसके बाद आपने पंखा कम कर दिया तो पंखे की स्पीड कम हो गई। तो यहां पे आपने उसी रेगुलेटर को यूज करके उसकी स्पीड को रेगुलेट करी। अंतर इतना है कि पहले नीड था ज्यादा करने की तो आपने ज्यादा करा, अभी नीड थी कम करने की तो आपने उसको कम किया। दोनों में स्टेप बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोसेस अंतर हो गया, वह है रेगुलेट का। तो सेल सिग्नलिंग भी ऐसी है। जब एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके लिए कोई सिग्नल भेजता है और कोई एक सिग्नल रिसीव करता है। सेल के सिग्नल को भेजने वाला सिग्नल प्रोड्यूसर कहलाता है और उसको रिसीव करने वाला या तो टारगेट सेल कहलाएगा या तो सिग्नल रिसीवर कहलाएगा। तो उसके बीच में जो है वही मेन है हमारा, वह है सिग्नल का मूवमेंट, प्रोपगेशन ऑफ द सिग्नल। वो कैसे कैसे किन किन बातों पे फैसिलिटेट करता है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उस सिग्नल के निकलने से लेकर के उनके टारगेट तक पहुंचने और फिर उनके एक्शन के कंप्लीट होने को रेगुलेट करता है, तो उसी को हमको पढ़ना है। सेल कम्युनिकेशन बेसिकली किस बात पर डिपेंड करता है वो भी एक इक्वेशन के फॉर्म में समझ लीजिए ताकि इजी तरीके से समझा जा सके शॉर्ट पॉइंट के रूप में। सेल कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है बायोकेमिकल रिएक्शन इन टारगेट सेल। बायोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इस वर्ड पे जरा फोकस करिएगा, बायो और केमिकल। बायोकेमिकल कहने का मतलब होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों में ये हो सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हमारे रेस्पेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको समझेंगे अपने रेस्पेक्ट में। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, वो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। और ये बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट होता है आपके टारगेट सेल में जब वो सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे मैंने आपको एक सिग्नल दिया कि आप कहीं भी बैठे हो वहां से मुझे फोन करिए और बदले में ये चीजें ले लीजिए, तो आपने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। कब किया, जब आपको ये मेरा मैसेज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो पहुंचा कि आप मुझे इस नंबर पर फोन करिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो वो आपके अंदर का जो एक्शन है वो शुरू हुआ, जो रिएक्शन है वो शुरू हुआ, अब वो आपके अंदर हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी चेंजेस नजर आ रहे होंगे
अब यहां पे देखिए जो हार्मोनल सिग्नलिंग है वो किस किस के द्वारा रेगुलेट होता है। यहां पे मेरा फोकस हार्मोन लिखा जरूर है बट केवल हार्मोन से नहीं है, बिकॉज हार्मोन इज एग्जांपल ऑफ इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग, या एक प्रकार से सिर्फ सिग्नल का एक माध्यम है। तो यहां पे हमने हार्मोन लिया है, इट में बी न्यूरोट्रांसमीटर और इट में बी एनीथिंग एल्स। तो चलिए समझते हैं कि इसके सिग्नलिंग को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन। ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इस पे फोकस करिएगा। एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा एक ऐप है सॉल्यूशन फार्मेसी का, उसे डाउनलोड करिए। उसके अंदर एक कोर्स है सॉल्यूशन बेस्ट एवर का, उसको सब्सक्राइब करिए। तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं बायोसिंथेसिस, इसका क्या मतलब होता है। जब आपने बायोकेमिकल समझा तो बायोसिंथेसिस आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बायोसिंथेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, यहां पे भी क्लियर कर दूंगा क्या चीज। सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। अगर आपको घर में बनाना है, कोई केमिकल रिएक्शन कराना है तो वो सिंथेसिस कहलाएगी, केवल सिंथेसिस, बायोकेमिकल नहीं। लेकिन अगर कोई चीज सिंथेसिस आपके शरीर के अंदर हो रही है, यानी कि आपका शरीर एक फैक्ट्री है मान लीजिए, तो उसको हम कहेंगे बायोसिंथेसिस। किसका, अब यहां पे मैंने लिख दिया है हार्मोन। तो हार्मोन की बायोसिंथेसिस सबसे पहली स्टेप होती है आगे सिग्नल को प्रोपेगेट या रेगुलेट करने के लिए। इसके स्टेप देखिए, सबसे पहले देखेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कैन अफेक्ट एंजाइम, इसको तोड़ना पड़ेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कैन अफेक्ट एंजाइम, मतलब सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो पाथवे है किसके थ्रू जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे आपके एंजाइम को अफेक्ट करेगा। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, यानी कि उसको उत्प्रेरक का काम करते हैं। या तो उसको फैसिलिटेट करेंगे या तो उसको डिमिनिश करेंगे, तो वो हमारे एंजाइम कहलाते हैं। और यही एंजाइम, आगे देखिएगा, एक पॉज लिया था हमने, दूसरा आगे बढ़ते हैं। यही एंजाइम अफेक्ट करता है बायोसिंथेसिस को विद हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। तो कोई चीज हमको बननी है, बायोसिंथेसिस मतलब कोई चीज को हमको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर बनना है, तो उसके बनने में मदद करता है एंजाइम, और यही एंजाइम को अफेक्ट करता है आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ने एंजाइम को अफेक्ट किया, एंजाइम ने बायोसिंथेसिस को अफेक्ट किया। और ये कैसे अफेक्ट करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे और आपका एंजाइम? फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ना इसको भी समझिएगा, हर चीज समझाना जरूरी है क्योंकि आपके मन में खटकते रहेगा कि इसका क्या मतलब होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डल चुका है इसी सेमेस्टर के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर में। फीडबैक बोलने का मतलब होता है कि आपको कोई चीज इनपुट के रूप में मिल रही है, तो आपका उसके रिस्पांस में रिएक्शन क्या है, मतलब एक अपना ओपिनियन क्या है, वो कहलाता है फीडबैक। जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं सेल सिग्नलिंग या फिर कोई भी टॉपिक, तो ये मेरा एक्शन है आपके रिस्पेक्ट में। आपने पूरा वीडियो देखा, सुना, समझा, नहीं समझा, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, जो भी आपका ओपिनियन था मेरे रिस्पेक्ट में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया, या सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो जो कुछ भी होगा आपका ओपिनियन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, वही कहलाएगा फीडबैक। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैं अपने एक्शन को चेंज करूंगा। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव है कि आप ये कह रहे हो कि आपका लेक्चर हमें अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इसी फुल जोश के साथ आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर आपने कहा कि वीडियोस में कुछ कमी है, तो जो मेरे बस में है, जो चीजें मेरे बस में नहीं हो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो जो चीजें मेरे बस में है आपके सजेशन के अकॉर्डिंगली मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट होगा और इंप्रूवमेंट का फायदा आपको जाएगा। तो ये फीडबैक इज वेरी वेरी एसेंशियल। लेकिन अगर आप ये झूठ बोल दोगे कि सर आपके वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, जो कि अगर अच्छे नहीं हैं तो मेरा काम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो मेरे वीडियो अच्छे होने के बावजूद भी कि वीडियो बेकार है, तो मेरा मोरल डाउन भी हो जाएगा। तो ये फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखिए दूसरा जो स्टेप है हमारे रेगुलेशन का, वो क्या कहता है? डिग्रेडेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हार्मोन। डिग्रेडेशन का क्या मतलब है और मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? किसका? हार्मोन का। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि उसका डिस्ट्रॉय हो जाना, और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। डिग्रेडेशन अगर हो गया तो दोबारा वो यूज नहीं कर पाएगा अपने प्रोसेस में, जबकि मॉडिफिकेशन हुआ तो डेफिनेटली वो कर सकता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है टूट जाना, खराब हो जाना। सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी खुले खुले वैसी के वैसी रह गई, इस पर जंग वंग लग गए, पूरे खत्म हो गई, तो वो डिग्रेड हो गई, अब उसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर
गाड़ी खरीदी, सपोज आपने कोई कार खरीदी, उसको आपने मॉडिफाई करा दिया, उसके बम्पर चेंज करवा दिया, उसके रूफ को चेंज करवा दिया, उसके हॉर्न को चेंज करवा दिया, उसका पूरा अट्रैक्शन जो था मेन उसको चेंज करके कुछ नया ही करवा दिया। मॉडिफाइड गाड़ियां यूज करते हैं आप लोग, तो वो एक मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। क्योंकि अगर बुरा हुआ तो पुलिस पकड़ लेगी, ट्रैफिक पुलिस, एक लॉ के अकॉर्डिंगली एक हद तक से ज्यादा मॉडिफिकेशन करना अलाउड नहीं है। और अच्छा हुआ तो दूसरी कंपनी आपको डिजाइन परचेस कर लेगी। तो दोनों चीजें यहां पे इंक्लूड होती है। चलिए मैं समझाता हूं आपको प्रोसेस। तो इसके अंदर देखिए एक्टिव हार्मोन, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये बेसिक पार्ट है मेटाबॉलिज्म का, जो कि फार्माकोलॉजी का एक पार्ट है, जिसे आप आने वाले कुछ सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करोगे। जो हमारा हार्मोन है एक्टिव कंडीशन में, वो एक्टिव कंडीशन में अपना काम करना चाहता है, लेकिन इस एक्टिव हार्मोन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ दें अगर कैंची से काट करके, तो हमारे पास अलग अलग शब्द निकलेंगे। पहला शब्द निकलेगा बायो, दूसरा है ट्रांस और तीसरा है फॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, लेकिन वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा, तो वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लीजिए कि आपने दूध, मछली, अंडे कोई भी लिए जिसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी में एज सच इनिशियली नहीं एक्टिवेट हो जाएगा, इनिशियली नहीं यूजफुल हो जाएगा। ये प्रोटीन टूट टूट करके अमाइनो एसिड में बदलेगा। तो यही एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल है। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा चरण ये होगा कि वो जो टूटा हुआ अमाइनो एसिड है वो जुड़ जुड़ करके प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरीके से टूटेगा, जुड़ेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द अपन नीड। ये कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या तो मेटाबॉलिज्म। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फॉर्म को चेंज कर देते हैं। तो यहां पे अगर ऐसा है तो एक्टिव हार्मोन मेटाबॉलिज्म के बाद इनएक्टिव में बदल जाएगा, और ये इनएक्टिव मेटाबॉलिज्म अगर बन के रहा या बना हमारा पर्टिकुलर हार्मोन, और बाद में कोई दूसरा फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे मेटाबॉलिज्म के अलग अलग फेज होते हैं, तो दूसरे स्टेप में फिर से मेटाबॉलिज्म हुआ, तो ये जो इनएक्टिव था वापस से इनिशियली इसके एक्टिव फेज यानी कि एक्टिव हार्मोन में बदल जाएगा। तो उस प्रोसेस को एक्टिव या इनएक्टिव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रेगुलेशन है। जैसा मैंने कहा कि आपको गर्मी लगी, पंखा चालू किया, ठंडा लगा, पंखा बंद किया, कम किया, बंद किया, चालू किया, अलग अलग है ना, लेकिन तीनों से आपका प्रोसेस तो सॉल्व होता ही होता है। ये हो गया हमारा बेसिक पॉइंट। अगला जो स्टेप है हमारा रेगुलेशन का, वह स्टोरेज एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। स्टोरेज एंड सीक्रेशन, दिस टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज का मतलब होता है कि वो चीजें बन बन करके एक जगह स्टोर हो रही होंगी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में। अगर आप हार्मोन के रेस्पेक्ट में बात करते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस दिखाया था डायग्रामेटिक और एनिमेशन के साथ में, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। डजंट मैटर कि वो न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन है या फिर कुछ और है तो सिग्नल, ये मान के चलिएगा हमारा मेन पॉइंट सिग्नल से है। तो ये जो स्टोर होगा उसके बाद जरूरत करने के अकॉर्डिंगली वो धीरे धीरे सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। एग्जांपल की बात करते हैं कि आपने एक एक करके पैसा जमा करा है कि फ्यूचर में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं यूज करूंगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, शुरू में आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, और जब जरूरत पड़ी तो उसी स्टोरेज से जरूरत के अकॉर्डिंगली निकालना शुरू करिए या बैंक से निकालना शुरू करे। तो वो सीक्रेट करना ही हुआ एक्चुअली अगर देखा जाए इसके रेस्पेक्ट में। तो स्टोर किया हमारे हार्मोन को, जरूरत के अकॉर्डिंग रिलीज किया। जैसे अगर आप बात करते हो हमारे इंसुलिन की, तो इंसुलिन हमारा एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन में से है, और ये हार्मोन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में काफी मदद करता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये इंसुलिन अपने जगह पे स्टोर हुआ होगा, रिलीज होगा, एक्ट करेगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ये चीजों को ध्यान से समझें कि अगर मैंने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो ये मीठा अल्टीमेटली मेरे ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म हमारा रखा हुआ है ये सेंस करेगा कि अब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, ये सिग्नल भेजेगा आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस को, वहां से वो सिग्नल भेजेगा आपके उस पर्टिकुलर टारगेट सेल को जहां से हार्मोन का बनना शुरू होना है, बायोसिंथेसिस शुरू होनी है। तो वहां पे इंसुलिन बनना स्टार्ट करेगा, स्टोर होगा और वो रिलीज होगा और उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। कब ज्यादा बना इंसुलिन, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा था। अब जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो यहां पे इंसुलिन नहीं बनेगा, बल्कि उसका उल्टा आपको पता है ग्लूकागॉन वो बनने लगेगा ताकि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दिया जाए और आपको वीकनेस ना लगे। तो यहां पे पूरा का पूरा खेल स्टोर और रिलीज का है। पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा अगर आपने मिस कर दिया है तो। इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है,
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और साथ साथ में कैल्शियम आयन का इनवर्ड इनफ्लक्स हो जाना। ये दोनों बहुत बहुत जरूरी है। अब ये क्या है, अब कोई चीज रखी हुई है वो रखी हुई ही रहेगी जब तक कोई मैसेज नहीं आ जाता कि मुझे उसको जरूरत है। सपोज कि आपके पास कोई पर्टिकुलर पैसे हैं, वो रखे हुए और आपको कोई नहीं कहता कि मुझे पैसे की जरूरत है आपके फैमिली में, आप वो कैसे रिलीज कर सकते हो? मुझे यहां पे बैठे बैठे थोड़ी पता चलने वाला है कि किसको जरूरत है, मैं किसको दे दूं खुद से। वो रखा हुआ है, वो सिग्नल भेजा, उन्होंने मैसेज भेजा, फोन किया, टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप किया कि आई नीड सम मनी, तो फिर मैं ना मनी को विड्रॉ करके उनको दूंगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, मनी को विड्रॉ करके ले गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ आयंस की भी एंट्री होती है और ये फिर ट्रिगर करते हैं आपके सीक्रेशन ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन्स को बोल लीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर को बोल लीजिए या सिग्नल मॉलिक्यूल को बोल लीजिए। अब यहां पे एक चीज मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा था, लेकिन यहां पे समझाने से पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट कवर कर लूं पहले, फिर समझा दूंगा। तो ये हो गया। यहां पे एक बार समझने के लिए एग्जांपल देख लीजिए आपके न्यूरोट्रांसमीटर का। हालांकि हार्मोन बोला है बट मैंने एग्जांपल लिया है न्यूरोट्रांसमीटर का, तो अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हार्मोन है कि न्यूरोट्रांसमीटर, हमको उससे प्रोसेस से फर्क पड़ता है। तो यहां पे देखिए कि ये एक नर्व है, ये मान लेते हैं कोलिनर्जिक नर्व है, जिसके अंदर ये जो स्टोरेज है वो स्टोर किया गया है यहां वाला, और इसके अंदर एसिटाइलकोलिन यानी कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रखा है। समझ लेते हैं कि यहां पे कोई हार्मोन है तो भी चलेगा, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या तो फिर कैल्शियम आयन का एंट्री इनवर्ड्स है, और इसके कारण से फिर ये जो हमारा हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होना स्टार्ट कर रहा है। मेरे हाथ में एक लाइटर है जो कि आपको इस मेटाबॉलिज्म यानी कि डिग्रेडेशन एंड मॉडिफिकेशन को समझाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो ये लाइटर ऑफ की कंडीशन में है, यानी कि ये चालू नहीं है। अब यहां पे कोई अगर स्पेसिफिक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, तो ये इसको दबाते ही ये चालू होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये चालू हुआ, कब तक चालू रहेगा? जब तक मेरा अंगूठा इसके ट्रिगर पे है, ट्रिगरिंग फैक्टर पे है, तब तक गैस आती रहेगी और ये जो फ्लेम है वो जलता रहेगा। जैसे मैं अपने हथेली के हाथ में से फिंगर को हटाऊंगा, अंगूठे को हटाऊंगा, ये बंद हो जाएगा। चालू करा, बंद किया, चालू किया, बंद किया, ये चालू करना, ये बंद करना ही इसका ट्रिगरिंग फैक्टर है। तो एक मेटाबॉलिज्म इसको चालू को बंद करने का काम करेगा, दूसरा मेटाबॉलिज्म बंद को चालू करने का काम करेगा। तो यहां पे दोबारा समझिएगा, जो एक्टिव कंडीशन में है और यहां पे इनएक्टिव कंडीशन में हो जाएगा। तो ये वाला अंगूठा मेटाबॉलिज्म का पहला फेज है, ये एक्टिव है, दूसरा अंगूठा इसको बंद कर दिया। अब ये इनएक्टिव हो गया, बंद हो गया, तो दूसरा अंगूठा फिर से इसको चालू कर दिया। तो इस तरीके से यहां पे मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। आगे का जो स्टेप है वो देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन टू द पर्टिकुलर टारगेट सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन टू द पर्टिकुलर साइट क्या मतलब होता है? हार्मोन बनेगा और बन के रह जाएगा, जिस तक जाना है उस तक नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या उसका कोई फायदा बनता है? नहीं। आपने अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी शॉपिंग साइट से कुछ ऑर्डर करा, वो ऑर्डर वहीं पे रह गया, आप तक नहीं पहुंचा, तो उसका क्या सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता ना। और वहां से सेंड किया गया, डिस्पैच किया गया, लेकिन वो आपको नहीं किसी और को पहुंच जाए, तो आपका क्या कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। तो क्या होना चाहिए? आपने ऑर्डर दिया, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने आपका पार्सल भेजा और आपने ही रिसीव किया, तब जाकर के आपका पूरा काम पूरा हो पाएगा। तो यहां पे क्या प्रोसेस देखिएगा, ये जो ग्लैंड्स हैं वो एक स्पेसिफिक हार्मोन को बनाते हैं। जो भी पर्टिकुलर एग्जांपल लेना चाहे ले सकते हैं। ये हार्मोन को अभी मैंने ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। ये हार्मोन आगे जाएगा ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट के बाद टारगेट में जाएगा और अपने ही स्पेसिफिक टारगेट पे जाएगा। जैसे आपके पास वो पहुंचना है तो आपके पास पहुंचेगा। उसका कंफर्मेशन कैसे होगा? वो आपको एक ओटीपी देंगे, ओटीपी देने के बाद आप जब रिसीव करोगे, ओटीपी शेयर करोगे, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैंने सही आदमी को डिलीवर किया है। अगर ओटीपी का सिस्टम ना हो तो वह आपका पार्सल किसी अगल बगल पड़ोसी को दे दिया जाए और वो पड़ोसी अपने पास ही रख ले, आपको दे ना, तो आप तो बोलोगे ना कि मुझे नहीं मिला। तो यहां पे स्पेसिफिसिटी या फिर यहां पे जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा है, पर्टिकुलर टारगेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से देखिएगा, 3 डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। जो मेरा हार्मोन है या जो मेरा सिग्नल है, ब्लैक कलर का सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे 3 एक डायग्राम, पहला वाला ब्लैक है जिसका जो बैठने का सांचा है वो गोल ही जैसा है, तो इसमें आराम से ये आकर के बैठ जाएगा। तो ये स्पेसिफिसिटी है, पर्टिकुलर है। जबकि रेड वाले में देखिए ये एक प्रकार से डिब्बे जैसा है, चौकोन है, जबकि मेरा सिग्नल गोल है, तो ये बाउंड नहीं करेगा, हट जाएगा। तीसरे वाले में ट्रायंगल है, वो भी फिट नहीं बैठेगा, तो वो भी वहां पे नहीं बाइंड करेगा। तो पर्टिकुलर सिग्नल पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे ही जाकर के बाइंड करता है। ये उस पॉइंट का है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेप्लीकेशन या रिसीविंग या रिसिप्ट ऑफ हार्मोन बाय टारगेट
टारगेट रिसेप्टर, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था अमेज़न का कि जो हमारा सिग्नल आया है वो पर्टिकुलर टारगेट सेल के द्वारा रिसीव किया जाना चाहिए, अगर रिसीव नहीं होता तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। अगर आपके पास ताला है और आपके पास चाबी है तो दोनों साथ में है तब तो उसकी वैल्यू है, जितने का भी रहे 100 200 400 500 जितना भी रहे उसकी वैल्यू पूरी है। लेकिन अगर आपने ताला फेंक दिया, सिर्फ चाबी रखी है, तो उस चाबी की कितनी वैल्यू होगी? या इसका वाइस वर्सा कर दो कि आपने चाबी फेंक दिया, ताला रखा, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? दोनों की कोई वैल्यू नहीं होना, अलग अलग है तो वैल्यू तभी है जब दोनों साथ में होंगे। वैसा एग्जाम्पल आप चप्पल के साथ भी ले सकते हो, जूते के साथ भी ले सकते हो। एक पैर का फेंक दिया, गुम गया, दूसरे पैर का क्या करोगे? दोनों है तभी वैल्यू है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। वैसे ही यहां पे देखिए कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं फ्लो चार्ट से कि एक रिसेप्टर है और एक सिग्नल थ्योरी है, मतलब रिसेप्टर सिग्नल थ्योरी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है जो हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, इसको वो लॉक एंड की से समझ सकते हैं। यहां पे मतलब ये है कि इसको हम लोग ड्रग और सिग्नल प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या तो सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये है कि सिंगल सिंगल ड्रग और सिंगल सिंगल रिसेप्टर कोई काम का नहीं है जब तक कि आपस में जुड़ नहीं जाते, यही कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है। यहां पे देखिए एक सिग्नल है जिसे मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, सिंपल सा सिग्नल है, कोई बाइंडिंग साइट नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? There will be no effect at all because सिंगल है। दूसरा है रिसेप्टर, लेकिन रिसेप्टर अकेला है, क्या इसका कोई रिस्पॉन्स होगा? नहीं, there will be no effect। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इफेक्ट हो तो जैसा मैंने कहा कि इस सिग्नल को आपके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, तब एक्टिविटी मिलेगी। तो ये सिग्नल गया यहां पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद कॉम्प्लेक्स बना और अल्टीमेटली इसका एक्शन देखने को मिला। तो समझ में आ गया आप लोग को पूरे पॉइंट्स? स्टेप्स तो वही रहेंगे, स्टेप्स का रेगुलेशन हमको समझना है। भैया ये बोल देना कि पंखा चालू करो वो अलग बात है, पंखा का 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 5 में रखो या फुल स्पीड में कर दो, जो भी स्पीड होगी वो रेगुलेट करना अलग है, और रेगुलेट करने वाला इज कॉल्ड रेगुलेटर। और ये रेगुलेटर अभी फिलहाल हम समझ सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये होता रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर आपने पहले के पार्ट्स को स्किप कर दिए हैं तो फिर थोड़ा सा संभावना कम है कि आपको समझ में आए। इसलिए सबसे पहले के पार्ट को देखते चलिए और एमसीक्यूज हमारे ऐप से प्रैक्टिस करते चलिए, तो आपका काफी एडवांटेज होगा। तो अगर आप आज के इस व्हाइट बोर्ड सेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर में मैं यहां से हट जाऊंगा, आप ले सकते हैं। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।